तो दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, तारों का निर्माण एवं विकास। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, आकाशगंगा और निहारिकाएं। और अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे तारों का निर्माण एवं विकास, यानी तारों का निर्माण कैसे होता है और उसका विकास कैसे होता है और उसकी मृत्यु कैसे होती है। दोस्तों आप कहोगे तारों की मृत्यु भी होती है। हाँ दोस्तों, तारों की मृत्यु भी होती है और इनका जन्म भी होता है और इनका विकास भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तारों का निर्माण एवं विकास। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दोस्तों बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम की ही प्रधानता होती है तारों में, आकाश गंगाओं में और ब्रह्मांड में। आपने चौथी क्लास हमारी चल रही है जिसमें हम तारों के निर्माण एवं विकास के बारे में बताएंगे। थर्ड क्लास में मैंने आपको आकाश गंगा के बारे में बताया, सेकंड में ब्रह्मांड के बारे में बताया और फर्स्ट में ज्योग्राफी के बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखो तारों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। ब्रह्मांड में उपस्थित, टॉपिक बनाओ दोस्तों, तारों का निर्माण, यानी कि तारे कैसे बनते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित धूलकण और बादलों का गुरुत्वाकर्षण के कारण, लिखो नोट कर लो दोस्तों आपने, ब्रह्मांड में उपस्थित क्या है, ब्रह्मांड में उपस्थित धूलकण और बादलों का गुरुत्वाकर्षण, धूलकण एवं बादलों का गुरुत्वाकर्षण क्या लिखा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के कारण संकेंद्रण हुआ, संकेंद्रण हुआ। उसी की वजह से नाभिकीय संलयन, उसी के वजह से नाभिकीय संलयन हुआ और तारों का निर्माण हुआ। तारों का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, मैंने आपको बताया, ब्रह्मांड में उपस्थित धूलकणों एवं बादलों के गुरुत्वाकर्षण के कारण संकेंद्रण हुआ और उसी की वजह से नाभिकीय संलयन हुआ। नाभिकीय संलयन तो मैं आपको दोस्तों बता ही रहा हूँ, हाइड्रोजन से हीलियम गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। इसी के कारण क्या हुआ, तारों का निर्माण हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में। मैंने एक ही बात बताई थी आपने कि इन सभी चीजों का निर्माण, तारों का, धूलकणों का, आकाश गंगाओं का और निहारिकाओं का, इन सब का निर्माण हाइड्रोजन गैस के बादलों की वजह से होता है दोस्तों। ये बात समझ में आ गई आपको, किस चीज की वजह से होता है, हाइड्रोजन गैस के बादलों की वजह से। मैंने बात ये याद रखो दोस्तों आप। ठीक है, ये आपने तारों की निर्माण की परिभाषा बता दी। अब ये बताओ दोस्तों, जिन बादलों से तारों का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं। बादलों से हाइड्रोजन, इसका तारों का निर्माण होता है। जिन बादलों से तारों का निर्माण होता है उसको दोस्तों स्टेलर नर्सरी क्या बोला जाता है, स्टेलर नर्सरी। आई बात समझ में दोस्तों, जिन बादलों से तारों का निर्माण होता है उसको क्या बोला जाता है, स्टेलर नर्सरी। क्या कहते हैं दोस्तों उसको, स्टेलर नर्सरी। तो दोस्तों तारे कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो तारा, शुरुआत का तारा दोस्तों आदि तारा, क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, आदि तारा, जो एक बचपन का या जन्म के समय तारे का रूप होता है, उसको कौन सा रूप होता है, वो आदि तारा होता है। जन्म या बचपन के समय, बचपन के समय कौन सा तारा होता है दोस्तों, आदि तारा या ट्रोपोस्टार दोस्तों, प्रोटोस्टार। क्या हो दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रोटोस्टार, आदि तारा। आदि तारा क्या होता है दोस्तों, जन्म के समय या बचपन के समय जिन तारों का निर्माण होता है उन तारों को क्या कहते हैं दोस्तों, आदि तारा या प्रोटोस्टार। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कौन से तारा का निर्माण होता है, इसके बाद ये तारा हो जाता है पूर्ण तारा।
इसके बाद कौन सा तारा हो जाता है दोस्तों? पूर्ण तारा हो जाता है। आदि तारा के बाद में क्या तारा होता है? पूर्ण तारा होता है दोस्तों। इसमें भी किसकी प्रधानता होती है दोस्तों? हाइड्रोजन और हीलियम की, यानी कि हाइड्रोजन के नाभिक को हीलियम में परिवर्तित करता है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? नाभिकीय संलयन। नोट करो, देखो आपको मैं बताता हूं पहले। हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय संलयन। और ये तारों में होती है ये प्रक्रिया, H से He, यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम में। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? नाभिकीय संलयन। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। और ये क्या होती है? तारों में एक प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित करती है। दोस्तों तारा एक प्रकाशमान पिंड है। देखो दोस्तों, तारा क्या है? एक प्रकाशमान पिंड है जिनकी अपनी खुद की अपनी ऊर्जा होती है। तारों में क्या होता है दोस्तों? एक प्रकाशमान पिंड है जिसकी अपनी खुद की ऊर्जा होती है और ये अपने खुद के प्रकाश से ही चमकता है, इसके दूसरों को प्रकाशित करता है। देखो प्रकाशमान दोस्तों, तारा एक अपना आप में प्रकाशमान पिंड है जिसके पास अपने खुद की ऊर्जा होती है और ये अपने ही प्रकाश से चमकता है और दूसरी वस्तुओं को चमकाता है। इसको किसी प्रकाश को लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसके पास खुद का प्रकाश होता है। तो सूर्य हमारा क्या है दोस्तों? एक तारा है। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है। उसमें भी क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। यही तो बात है, 71% हाइड्रोजन और 26.5% क्या है दोस्तों? हीलियम है। हाइड्रोजन और गैस की हीलियम की प्रधानता किसमें होती है दोस्तों? तारों में होती है। हाइड्रोजन को क्या करते हैं? ये हीलियम में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तारों के केंद्र में क्या होता है? ये नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। ये कहां होता है? तारों के अंदर। तारों के केंद्र में नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है ना दोस्तों, ये तारों के केंद्र में होती है, यानी कि करोड़ के अंदर। ठीक है, ये हमारी जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है तारों के अंदर, ये कहां होती है? ये तारों के केंद्र में, यानी कि करोड़ में होती है। ठीक है दोस्तों, यदि आप कहोगे दोस्तों कि सर आप बता रहे हो कि हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करते रहते हैं दोस्तों, यदि हाइड्रोजन को ये हीलियम में परिवर्तित कर देते हैं तो हीलियम की मात्रा अधिक हो जाएगी। ठीक है, होएगी, बिल्कुल जायज बात है। यदि ये हाइड्रोजन को परिवर्तित करता ही रहेगा, हाइड्रोजन को हीलियम में, तो हीलियम की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी और हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। यही बात होगी ना? क्या होगा फिर? ऐसा मैटर हो गया, यानी कि हाइड्रोजन कम हो गया और हीलियम की मात्रा अधिक हो गई। तो तारे में क्या होगा दोस्तों? फिर दोस्तों तारों में क्या होगा? तारों का केंद्र भाग है ना करोड़, यानी कि ये करोड़ है, ये बहुत ही कठोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही कठोर हो जाएगा। और कठोर होने का मतलब यानी कि भारी पदार्थ में बदल जाएगा, जैसे कि पत्थर या लोहा। कौन से पदार्थ में बदल जाएगा दोस्तों? जब ऐसा टाइम आ जाए कि हाइड्रोजन को परिवर्तित करते करते हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाए और हीलियम की मात्रा अधिक हो जाए, तो तारों का करोड़ कैसा हो जाएगा दोस्तों? ठोस हो जाएगा और भारी पदार्थ के रूप में बन जाएगा, जैसे कि भारी लोहा। कौन से पदार्थ के रूप में बदल जाएगा दोस्तों? भारी पदार्थ के रूप में। ठीक है, और इनकी क्या होगा दोस्तों? फिर इसके बाद में इसकी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है ना, जो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है वो इसकी रुक जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? जब हाइड्रोजन की मात्रा अधिक हो जाएगी, हाइड्रोजन की कम हो जाएगी और हीलियम की मात्रा अधिक हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा? ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी तब तक इसका इक्वल ये हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है। यदि हीलियम की मात्रा अधिक होगी तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। आई बात समझ में? क्या हो जाएगी? ये मात्रा रुक जाएगी और तारे ऊर्जा देना बंद कर देंगे। तो तारे क्या होगा दोस्तों? तो तारे ऊर्जा देना बंद कर देंगे। आई बात समझ में दोस्तों? क्या आई? कि तारे ऊर्जा देना बंद कर देंगे और सिकुड़ना चालू कर देंगे। ये दोस्तों कब करेंगे? सिकुड़ना चालू कर देंगे। देखो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको,
तारों के बारे में बताया। तारों में क्या होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, वो हीलियम में परिवर्तित करते हैं। उसको कौन सी प्रक्रिया से करते हैं, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन की मात्रा को ये परिवर्तित करते करते हीलियम की मात्रा अधिक हो जाए और हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाए, तो ऐसा मैटर में क्या होगा दोस्तों, इसमें एक तो क्या होगा, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है ये इनकी रुक जाएगी। क्या होगा पहले काम, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों, तारे ऊर्जा देना बंद कर देंगे। तारे क्या करेंगे, ऊर्जा देना बंद कर देंगे, क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, और ये सिकुड़ना चालू कर देंगे। सिकुड़ना क्या करेंगे दोस्तों, चालू कर देंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, तारों का मृत्यु होनी स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, कमजोर होता होता वो लास्ट में मर जाएगा। एक विस्फोट होगा, वो आपको बताऊंगा अभी, और विस्फोट के बाद में ब्लैक होल बन जाएंगे तारे, और उनकी जो ऊर्जा देने की क्षमता है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको बताऊंगा तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। दोस्तों तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, नोट करो इसके आगे। दोस्तों तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है, तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। जैसे कि नीला और सफेद, यदि उसका रंग नीला और सफेद है तारों का रंग, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, वो तारा कैसा रहेगा, युवा तारा होगा दोस्तों। वो यानी कि सबसे ज्यादा तापमान होगा उसके अंदर। कितना होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा तापमान होगा, और वो तारा कौन सा तारा कहलाएगा, युवा तारा। यदि उसका रंग नीला और सफेद है तो वो तारा युवा तारा होगा, और उसमें तापमान सबसे अधिक होगा। सेकंड में पीला और नारंगी, यदि उसका रंग पीला या नारंगी है, ठीक है, वो तारा कौन सा तारा होगा, प्रौढ़ तारा। प्रौढ़ तारा होगा दोस्तों, और उसमें तापमान युवा तारे से थोड़ा कम होगा। और हमारा सूर्य कैसा तारा है दोस्तों, सूर्य एक पीला तारा है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, और वो कैसा दिखाई देता है, पीला। उसको कौन सा तारा बोलेंगे हम, प्रौढ़ तारा। और उसमें तापमान कितना होगा, युवा तारा से थोड़ा कम होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लास्ट का तारा वो रंग कौन सा होता है दोस्तों, लाल रंग। यदि तारा लाल तारा है या लाल रंग का तारा है, तो वो तारा कौन सा तारा होगा, वर्ध तारा, यानी कि बुढ़ा तारा, वर्ध तारा। इसमें तापमान कितना होगा, और भी कम होगा, यानी कि इसमें कम, फिर इससे ज्यादा इसमें, फिर इससे ज्यादा इसमें, यानी युवा तारा सबसे अधिक चमकदार और सबसे अधिक तापमान होगा इसके अंदर। ठीक है, पीला और नारंगी तारा प्रौढ़ तारा होगा, जिसमें उससे कम तापमान होगा, और लाल तारा वर्ध तारा होगा, इसमें तापमान बिल्कुल ही कम होगा। और इसके बाद में तारे का क्या होगा, अंत होगा, यानी मृत्यु। लाल तारे के बाद में क्या होता है, तारे की मृत्यु होती है दोस्तों। एक विस्फोट होता है और तारे की मृत्यु हो जाती है। एक विस्फोट होता है तारे पर, तारे में एक विस्फोट होता है दोस्तों, और उसके बाद तारे की क्या होती है, मृत्यु। और मरते मरते क्या बन जाता है, वो ब्लैक होल। तारा मरता मरता क्या बनता है दोस्तों, लास्ट में ब्लैक होल, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की मात्रा होगी नहीं, हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी। उसके बाद में ऊर्जा देने की क्षमता रहेगी नहीं उसके पास में, और वो फिर क्या करेगा, धीरे धीरे उस कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होने के बाद में वो मर जाएगा, और एक कठोर भाग बनकर ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, वो एक ब्लैक होल। लास्ट में तारा क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। और हाइड्रोजन, और यदि दोस्तों उसके पास हीलियम में परिवर्तित करता है, उसके बाद क्या बनता है वो भी आपको एक बार डायग्राम से बताता हूं मैं। यदि हाइड्रोजन की मात्रा उसके पास कम हो जाए और वो हीलियम में परिवर्तित कर दे, तो हीलियम उसको किस में परिवर्तित करेगा, फिर ये भी देखो आप एक बार। हाइड्रोजन को किस में परिवर्तित करेगा, वो हीलियम में। तो हीलियम किस में परिवर्तित होगा, फिर कार्बन में। ठीक है दोस्तों, किस में परिवर्तित होगा, कार्बन। और कार्बन किस में होगा, भारी पदार्थ, यानी कि लोहा जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा, और उसके बाद में तारे की मृत्यु हो जाएगी।
ठीक है दोस्तों, पहले ये तारा क्या करता है, हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित करता है, उसको नाभिकीय संलयन प्रक्रिया बोलते हैं। उसके बाद में हीलियम, हाइड्रोजन की कमी होने के कारण हीलियम की अधिकता हो जाएगी, और हीलियम की अधिकता के कारण उसके किसमें परिवर्तित करेगा, हीलियम उसको कार्बन में करेगा। ठीक है, और कार्बन इसको किसमें परिवर्तित करेगा, एक भारी पदार्थ यानी लोहा जैसा पदार्थ में उसको परिवर्तित करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और वो एक मृत्यु के कगार पर चला जाएगा और एक ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं होना, तारे की मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद देखो आप, एक चंद्रशेखर सीमा होती है दोस्तों। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है दोस्तों, इसी के अंदर क्या बताया चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर दोस्तों एक इंडिया का एक वैज्ञानिक था। चंद्रशेखर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसको 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों उनको, नोबेल पुरस्कार मिला। इंडिया का एक वैज्ञानिक था जिसने किसके बारे में बताया, तारों के बारे में बताया। और क्या बताया, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 बताई दोस्तों उसने। तो कंडीशन 1 में क्या बताया उसने, नोट करो इसको मिटाने के बाद। चंद्रशेखर ने, चंद्रशेखर सीमा के बारे में चंद्रशेखर ने 2 कंडीशन बताई। कंडीशन 2 क्या बताई उसने, बताई सूर्य का द्रव्यमान कितना बताया उसने, 1.44 mm यानी मिलीग्राम। ठीक है, कंडीशन 1, 2 कंडीशन बताई दोस्तों उसने। कंडीशन फर्स्ट, यदि तारे का द्रव्यमान यानी लाल तारे का द्रव्यमान, जो टूटता हुआ तारा था, जो मृत्यु के कगार पर चला जाता है, जिसमें तापमान बहुत कम होता है, उसके बारे में बता रहा है दोस्तों। यदि जिस तारे का द्रव्यमान, यदि जिस लाल तारे का द्रव्यमान लाल तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान कितना, 1.44 mm, यानी कि जिस लाल तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम होगा, सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम होगा, या कम होगा, तो क्या होगा दोस्तों, यदि जिस लाल तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम होगा, तो लाल दानव तारा, लाल दानव तारा क्या होगा दोस्तों, लाल दानव तारा किस में बदलेगा, श्वेत दानव तारा में, श्वेत दानव तारा में। और श्वेत दानव तारा किस में बनेगा दोस्तों, लास्ट में काला तारा, यानी कि काले तारे के अंदर बदल जाएगा, जिसको बोलते हैं ब्लैक होल बन जाएगा। कंडीशन 1 बताई इसने चंद्रशेखर सीमा में। क्या बताया दोस्तों, कंडीशन 1 में जिस लाल तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान 1.44 mm के बराबर या उससे कम होगा, तो लाल दानव तारा किस में बनेगा, श्वेत दानव तारा में बदलकर, और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो काला तारा हो जाएगा, जिसमें कोई अपना प्रकाशमान नहीं होगा। कंडीशन 2, कंडीशन 2 बताई दोस्तों उसने। कंडीशन फर्स्ट आपने बता दी, कंडीशन 2 क्या है दोस्तों, यदि लाल तारे का द्रव्यमान सूर्य से के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, इसमें तो क्या हुआ, बराबर या कम, इसमें क्या होगा, ज्यादा। यदि लाल तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, तो दोस्तों क्या होगा, तारे में दोस्तों एक बात और बता देता हूं आपको, तारे के अंदर 3 परतें होती हैं। ठीक है, एक करोड़ होता है जिसको मध्य भाग बोला जाता है, इसके बाद मध्यवर्ती सीमा होती है एक, मध्यवर्ती सीमा, और लास्ट की एक सतह होती है। बात समझ में आई, तारे में कितनी परत होती है दोस्तों, जैसे कि भूमि में 3 परत होती है, सियाल सीमा और निफे, ऊपर के भूपृष्ठ होता है ना, पृष्ठ यानी उसको 3 सतह हुई सीमा होती है, करोड़ या केंद्रीय भाग, मध्यवर्ती सीमा और ऊपर का क्या होता है, सतह होती है दोस्तों। तो इसमें यदि इसका तापमान, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, तो क्या होगा दोस्तों, मध्यवर्ती परत, मध्यवर्ती परत क्या होगी, तारे के केंद्र में ध्वस्त होना शुरू हो जाएगी। मध्यवर्ती परत है इसकी, ये केंद्र हो गया। जो ये सेकंड वाली परत है इसकी मध्यवर्ती परत,
क्या करेगी, ये केंद्र में सिकुड़ना स्टार्ट कर देगी, ये सिकुड़ना स्टार्ट करेगी। तो लास्ट वाली जो सतह है वो क्या करेगी, वो भी अंदर जाना ध्वस्त होना स्टार्ट कर देगी। मध्यवर्ती परत तारे के केंद्र में जाकर ध्वस्त होने लगेगी। तो फिर क्या होगा, जो बाहरी परत है जिसको वो बोलते हैं, वो परत भी क्या होगी, अंदर केंद्र में ध्वस्त होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या होगा, एक विस्फोट होगा, एक विस्फोट होगा जिसको क्या कहा जाता है, सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट। बात आई समझ में दोस्तों। यदि लाल तार मतलब कि तारे की मृत्यु कैसे हो रही है, दो कंडीशन बताई किसने, चंद्रशेखर सीमा के अंदर सूर्य का द्रव्यमान 1.44 mm बताया। कंडीशन फर्स्ट में बताई, जिस लाल तारे का निर्माण सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम होगा तो उसमें क्या होगा, लाल दानव तारा सफेद दानव तारा में बन गए और उसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में काला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उसने क्या बताया, कंडीशन सेकंड में, यदि उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा, एक विस्फोट होगा जिसके मध्यवर्ती परत अंदर जाने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी और परत वाली लास्ट वाली परत भी अंदर ध्वस्त हो जाएगी। उसके बाद में एक विस्फोट होगा जिसको सुपरनोवा विस्फोट बोला जाता है और तारे की मृत्यु हो जाएगी और तारे से ब्लैक होल का निर्माण होता है। क्या होगा दोस्तों, इसके बाद में तारे की मृत्यु हो जाएगी और तारा एक ब्लैक होल बन जाएगा। और ये मध्यवर्ती परत है जो केंद्र की ओर ध्वस्त किसके कारण होगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होगी, मध्यवर्ती परत केंद्र में ध्वस्त होना स्टार्ट कर देगी और बाहर वाली परत क्या करेगी, फिर वो भी टूटना शुरू करेगी, वो भी अंदर जाने स्टार्ट करेगी। उसमें एक विस्फोट होगा जिसको क्या बोला जाता है, सुपरनोवा विस्फोट या सुपरनोवा विस्फोट बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगी, तारे की मृत्यु हो जाएगी दोस्तों और तारा मर जाएगा। तो आपको बताया तारे का जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो दोस्तों हमने 4 क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। ज्योग्राफी की पहली क्लास में हमने ज्योग्राफी के बारे में बताया, सेकंड क्लास में हमने ब्रह्मांड के बारे में बताया, थर्ड क्लास में हमने आकाश गंगा और निहारिकाओं के बारे में बताया, चौथी क्लास में हमने तारों का निर्माण से लेकर विकास और जन्म मृत्यु तक बताया। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों सौरमंडल के बारे में, या इसके बीच में थोड़ा तारा के बारे में बताऊंगा, आपने खगोली की कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सौरमंडल और उसके ग्रह के बारे में। तो दोस्तों हमारी क्लास कंप्लीट देखने के लिए जो भाई आज नए आए इस क्लास के अंदर, वो पहले वाली क्लास जरूर देखिए, उसी के आधार पर अगली क्लास आपको समझ आएगी। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो, बालाजी एजुकेशन अड्डा। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू दोस्तों।